गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल चाल है भाई? सबके बढ़िया, खैरियत, सब मज़े में? तो भाई वेलकम बैक टू द चैनल TCA द कॉमर्स एकेडमी। मैं हूं आपका टीचर रवि राय। और आज हम बातचीत करने वाले हैं किस बारे में? आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम का जो मेज़रमेंट टॉपिक है, जो हमारा अभी लास्ट वीडियो आया है वैल्यू एडेड मेथड पे। उसके आगे आज हम दूसरा मेथड जानेंगे नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में जो सेकंड नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा हमारा आज इनकम मेथड। ठीक है, तो आप अपने अपने गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय हिंद जो भी है वहाँ से आप शुरू करिए। और अब हम शुरू करेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, जिसका सेकंड इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको हम कहते हैं इनकम मेथड। ठीक, तो शैल वी स्टार्ट। इनकम मेथड पे आते हैं। अब इनकम मेथड जो है वो नेशनल इनकम निकालने का दूसरा इंपॉर्टेंट मेथड है। और इसमें काम क्या होता है? अब इनकम में, नेशनल इनकम में जब हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, तो उसमें हमने बातचीत की थी कि नेशनल इनकम में कौन सी इनकम मेजर होती है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इनकम मेथड में कौन सी इनकम काउंट होती है। ठीक, कंसिडर्ड ओनली फैक्टर इनकम। इसमें सिर्फ फैक्टर इनकम काउंट की जाएगी, ट्रांसफर इनकम्स को नहीं काउंट किया जाएगा। पहली बात है क्या भैया? फैक्टर इनकम इसमें सिर्फ कंसीडर की जाएगी। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। अब फैक्टर इनकम कितनी होती है? तो फैक्टर इनकम्स होती है 4 टाइप्स की। ठीक है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। यानी कि इन्हीं 4 इनकम्स को पढ़ना है और इन्हीं 4 इनकम्स के बारे में हमें पढ़ना है और नेशनल इनकम निकालना सीखना है इनकम मेथड से। ठीक है, तो इसमें यही 4 आने वाले हैं। ये इसमें से फैक्टर इनकम आपकी क्या होनी है? काउंट होनी है। ठीक है, तो अब हम बातचीत कर लेते हैं। हमको याद होगा कि फैक्टर इनकम हमारी होती है 4: रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले मिलती हैं, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो आइए हम बिना समय नुकसान किए हुए शुरू करते हैं इनकम मेथड के सबसे जरूरी चीज, यानी कि हम इसके जानेंगे कंपोनेंट इनकम मेथड में क्या क्या आते हैं, कौन कौन सी वो चीजें हैं, कौन कौन से वो कंपोनेंट हैं जो इसमें काउंट किए जाने हैं। ठीक है, एक चीज आपको भूलनी नहीं है कि इसमें सिर्फ कौन सा मेथड काउंट होता है, इसमें सिर्फ कौन सी इनकम काउंट होती है। ट्रांसफर इनकम ना जीना, इसमें काउंट होती है सर फैक्टर इनकम। ठीक है, तो भाई इनकम मेथड से हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें जानना क्या जरूरी है? हमें यह जानना है कि कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं कंपोनेंट्स ऑफ इनकम मेथड। इनकम मेथड के हम पहले कंपोनेंट्स तो जान जाएं, इसमें क्या क्या चीजें आने वाली हैं। तो कुछ नहीं सर जी, 4 तरह की फैक्टर इनकम है। इसी चारों तरह की फैक्टर इनकम को आप जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बाय द नॉर्मल रेसिडेंट। तो जो इनकम आएगी वो क्या कही जाएगी? डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, यानी कि अगर आप इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? N.Y. N मतलब नेशनल, Y मतलब इनकम। तो इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालने का फॉर्मूला है समेशन FY। F मतलब फैक्टर, Y मतलब इनकम। यानी कि सारे फैक्टर इनकम्स को आप जोड़ दीजिए और आप क्या पा जाएंगे? इनकम मेथड से नेशनल इनकम आप पा जाएंगे। ठीक है, अब देश के फिजिकल टेरिटरी के भीतर 4 तरह की इनकम जनरेट होती है: रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। और इसको जोड़ के आप क्या निकाल रहे थे? डोमेस्टिक इनकम निकाल रहे थे। पहला जो क्लासिफिकेशन है, जो पहला कंपोनेंट है मेजर, वो क्या है? उसको हम कहते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को जो कॉम्पनसेशन मिल रहा है, भैया ये कौन सा कॉम्पनसेशन मिल रहा है? ठीक है, तो इनको 4 फैक्टर इनकम है: रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो एम्प्लॉइज को जो कंपनसेशन दिया जा रहा है वो कौन सी फैक्टर इनकम है? वो रेंट है कि वो वेजेस है कि वो इंटरेस्ट है कि वो प्रॉफिट है? कमेंट बॉक्स में आप इसको बता दीजिएगा। ठीक है, हालांकि मैं आपको बता दे रहा हूं, उसको हम सर कहते हैं वेजेस। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितने टाइप्स के होते हैं? तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज होने के कुछ टाइप्स अवेलेबल हैं। आप अपने एम्प्लॉय को कितने तरह से कॉम्पनसेट कर सकते हो? तो आप अपने एम्प्लॉय को, ये क्या हो गया, खुल जा सिम सिम। आप अपने एम्प्लॉय को 3 तरह से कॉम्पनसेट कर सकते हो। पहला,
सर आप उसको वेजेस और सैलरीज दे सकते हो, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, कैश के फॉर्म में, यानी कि अगर आप बैंक से भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो भी वो काउंट होगा, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंकिंग ट्रांजेक्शंस भी आते हैं। दूसरा, आप उनको क्या देते हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, आप उनको काइंड में देते हैं, यानी कि अदर देन कैश आप दे रहे हैं, ठीक है। और उसको कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कुछ लोग उसको पर्क्स बोलते हैं, PERKS, पर्क्स। उसका फुल नेम होता है परक्विजिट्स, ठीक है। जो हम अपने एम्प्लॉय को अदर देन सैलरी, हम उसको रहने के लिए अगर मकान दे रहे हैं, ठीक है, उसको हम चलने के लिए गाड़ी दे रहे हैं, उसको और जो सुख सुविधाएं मिल रही हैं अपने एम्प्लॉयर की तरफ से, वो बेसिकली, ठीक है, टॉप लेवल या मिडिल लेवल एम्प्लॉयज़ को मिलती हैं, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट या टॉप लेवल का हिस्सा होते हैं, जैसे जो जिनकी A ग्रेड जॉब हो, B ग्रेड जॉब हो, ये बेसिकली वो पाते हैं, ठीक है। अब अगर मेरा स्कूल है तो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल महोदय को हो सकता है कि स्कूल की तरफ से एक गाड़ी मिली हो, एक ड्राइवर मिला हो, पेट्रोल का खर्चा मिल रहा हो और ऐसी तमाम सुविधाएं मिल रही हो, मगर इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है ना सर कि ये सारी सुविधाएं टीचर को भी स्कूल प्रोवाइड करेगा। भाई टीचर के पास अगर पैसा है वो अपनी गाड़ी से जाए, सो फॉर सो गुड, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। और थर्ड, जो एम्प्लॉयर की तरफ से मिलता है, ठीक है, उसको कहते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम SSS। इसका मतलब होता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को आफ्टर रिटायरमेंट, या जब वो नौकरी छोड़ेगा या जब उसका एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद जो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, ठीक है, जो पेंशन फंड अभी से इकट्ठा हो रहा है, ये सब चीजें। तो बेसिकली एक एम्प्लॉय जो है वो कॉम्पनसेशन के नाम पे ये 3 तरह की चीजें पा सकता है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, जिसको हम परक्विजिट्स या पर्क्स भी बोलते हैं, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी। ध्यान देना, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, क्वेश्चंस पूछ के कंफ्यूज करता है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कभी नहीं लिया जाएगा, एम्प्लॉयर का हमेशा लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी सैलरी जो है वो मान लो 50,000 पे डिक्लेयर की गई है, ठीक है, 50,000 पर मंथ पे मेरी सैलरी डिक्लेयर की गई है, जिसमें मुझे इन हैंड जो सैलरी मिलती है वो मिल जाती है ₹45,000, ठीक है। और 5,000 रुपीज़ जो है ये मेरे सैलरी के काट लिए जाते हैं मेरे प्रोविडेंट फंड के नाम पे, या मेरे पेंशन फंड के नाम पे, या मेरे इंश्योरेंस के नाम पे, या मेरी ग्रेचुटी के नाम पे। तो जितना पैसा एम्प्लॉय से लिया जाएगा, एम्प्लॉय अगर 5,000 जमा कर रहा है पर मंथ एक पूल में, तो उतना ही पैसा एम्प्लॉयर भी उस पूल में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो आपका हर महीने का जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 10,000 पर मंथ हो रहा है, रुपीज का सिंबल लगा दो, 10,000 पर मंथ हो रहा है वो, ठीक है। तो इसमें कौन सा लिया जाएगा, एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉय वाला पैसा है, और ये 5,000 जो है वो एम्प्लॉयर वाला है। तो हम इसमें कौन सा काउंट करेंगे, एम्प्लॉयर वाला काउंट करेंगे, ठीक है। और एम्प्लॉयर वाला क्यों काउंट करेंगे, इसका आंसर आप मुझे देंगे, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, ठीक है। और सही जवाब जो भी बच्चा देगा, ठीक है, उसका जिक्र होगा आगे चल के। तो मेक श्योर कि आप मुझे इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्यों लिया जाता है और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं लिया जाता है, ठीक है, और एक जेन्युइन रीजन के साथ। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा जो होता है मेजर कंपोनेंट, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। अब देखो भैया, एक फैक्टर इनकम वेजेस तो यहां खत्म हो गया, अब क्या बचा, अब 3 और बचे, कौन कौन से, रेंट और रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। वेजेस जा चुका है, तो अब आपके पास क्या बचा, रेंट बचा। तो रेंट का पूरा नाम कई जगहों पे लिखा जाता है रेंट एंड रॉयल्टीज,
वेजेस जा चुका है, अब क्या बचा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट। अब एक और इनकम होगी, इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। और एक और फैक्टर इनकम बच रही है, वो कौन सी बच रही है तुम्हारी, प्रॉफिट, ठीक है। ये हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस में, ये तीन चीजें आएंगी इसमें, ऑपरेटिंग सरप्लस में ये तीन चीजें आएंगी। अब मैं आपको प्रॉफिट की बात बता दूं, तो प्रॉफिट का खेल मेरे दोस्त ये है कि प्रॉफिट भी कई टाइप्स के होते हैं, और प्रॉफिट होते हैं मोस्टली थ्री टाइप्स के। पहला, ए लिख दे रहा हूं अब इसमें, उसको प्रॉफिट को अगर आप डिवाइड करिए तो प्रॉफिट सब डिवाइडेड होता है थ्री टाइप्स में। पहला होता है डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी कहते हैं, या जो अकाउंटेंसी वाले बच्चे हैं वो जानते हैं जिसको हम डिविडेंड्स भी कहते हैं। दूसरा होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो नहीं बांटा गया है, कंपनियों ने नहीं बांटा है, क्योंकि प्रॉफिट किसको हो रहा है, कंपनियों को अपने एंटरप्रेन्योरशिप के बदले। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का दूसरा नाम बुक्स में मिलता है रिटेन्ड अर्निंग, ऐसा पैसा जो हमने बचा के रख लिया हो, रिटेन कर लिया हो अपनी अर्निंग को, ठीक। और तीसरा, जैसे मैं इंसान हूं, मेरी अगर इनकम एक नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा इनकम है तो मुझे इनकम टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो ये आपको इंडिविजुअल को चुकाना है। उसी तरह कंपनियां भी इंडिविजुअल होती हैं। अब कंपनियां अगर इंडिविजुअल हैं, आर्टिफिशियल इंडिविजुअल हैं, तो वो भी टैक्स चुकाएंगी, ठीक है। तो वो किस पे चुकाएंगी, अपनी इनकम पे। और जो भी इस तरह की कंपनी है, जो भी इस तरह की इनकॉर्पोरेटेड बॉडीज हैं, ठीक है, वो उनके लिए उनकी इनकम क्या है, उनके लिए उनकी इनकम प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट पे जो वो टैक्स चुकाते हैं उसको क्या कहा जाता है, कॉरपोरेशन टैक्स, या कुछ बुक्स में मिलता है कॉरपोरेट टैक्स, दोनों एक ही मायने हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में तीन चीजें आती हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मतलब वेजेस, यानी कि चारों फैक्टर इनकम तुम्हारी हो गई, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, चारों फैक्टर इनकम तुमने जोड़ दिया तो तुम्हारा क्या आ गया, डोमेस्टिक इनकम आ गया। सर एक चीज छोटी सी अभी इसमें मगर बाकी है, वो क्या बाकी है, वही है आपका थर्ड पॉइंट। तीन कंपोनेंट हैं, पहला कंपोनेंट हो गया वेजेस, दूसरा कंपोनेंट हो गया रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिला के, और तीसरा कंपोनेंट, सर फैक्टर इनकम तो चार ही होती है, तीसरा कहाँ से आया। मैंने कहा बस आ गया मेरे दोस्त, परेशान नहीं होते हैं। जो तीसरा है उसको कहा जाता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम वो इनकम होती है जब एक छोटा इंटरप्राइज, ठीक है, छोटा इंटरप्राइज जो है वो अपनी इनकम को इन चार फैक्टर इनकम्स में स्प्लिट ना कर पाए। जैसे मैं एक छोटा सा बिजनेस चला रहा हूँ, छोटी सी मेरी एक दुकान है, जो दुकान भी मेरी है, उस दुकान का ओनर भी मैं हूँ, कैपिटल भी मैंने ही लगाई है, और उस दुकान पर एक्ट एज अ लेबर भी मैं ही कर रहा हूँ। यानी कि उस दुकान की जो रेंटल वैल्यू होगी वो क्लासिफाई करना मुश्किल काम है, ठीक है। अब कितना अमाउंट प्रॉफिट का जाएगा और कितना अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा ये मैं बैठ के क्लासिफाई नहीं करूंगा, क्योंकि एक छोटा सा बिजनेसमैन हूं मैं, ठीक है। तो ऐसी दशाओं में इस तरह की इनकम जहां पे आप किसी इनकम को, किसी की भी इनकम को चार फैक्टर्स में डिवाइड ना कर पाइए, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, जब आप कोई इनकम को एसेस करना मुश्किल होता है, ठीक है, ट्रेसेबल नहीं होता है, ठीक है, अनआइडेंटिकल है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उस तरह की इनकम दोस्त क्या कही जाती है, मिक्स्ड इनकम कही जाती है, ठीक है। तो ये आपके हो गए सारे कंपोनेंट। तो कंपोनेंट्स ऑफ इनकम मेथड में कितने कंपोनेंट हैं भैया, इनकम के तीन कंपोनेंट हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, ठीक है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब होता है वेजेस, ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट तीन तरह का होता है, डिविजिबल प्रॉफिट या डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग, और कॉर्पोरेशन या कॉर्पोरेट टैक्स। और मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम ये एकदम बुक में क्लियर स्टेट करेगा, ठीक है। तो आप इसको नोट करें। फिर एक और छोटी सी बात बताता हूं, मैं पूरी बात बता दे रहा हूं, यहां नीचे लिखी हुई है, इन द केस व्हेन मेन हेड्स इज, नहीं आर होगा, मेन हेड इज गिवन, हाँ जब मेन हेड गिवन है, ठीक है, आप जो सब हेड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इग्नोर कर दिए जाते हैं, ठीक।
दूसरा मार्कर कहाँ गया, यहाँ है। जब भी आपको मेन या मेजर हेड देगा, ठीक है, तो जो सब हेड होते हैं वो क्या कर दिए जाते हैं दोस्त, इग्नोर कर दिए जाते हैं। मतलब अगर क्वेश्चन में आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे दिया है और लिख दिया है ₹10,000 और उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज भी लिख दिया है, या वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड भी लिख दिया है, या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी लिख दिया है, तो आपको अगर अंदर के कोई भी चीज लिख दिया है तो आपको उसको इग्नोर कर देना है, क्योंकि मेजर हेड आपका दिया हुआ है। ठीक उसी तरह अगर ऑपरेटिंग सरप्लस भी लिखा है, रेंट भी लिखा है और प्रॉफिट भी लिखा है, तो आपको सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस काउंट करना है, रेंट और प्रॉफिट को नहीं काउंट करना है। मान लो मेरे दोस्त कि आपको ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं लिखा है, रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है और फिर रिटेन अर्निंग और कॉर्पोरेशन टैक्स है, ठीक है। तो अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं लिखा है, ठीक है, तो आप रेंट काउंट करोगे, इंटरेस्ट काउंट करोगे, प्रॉफिट काउंट करोगे, मगर ये रिटेन अर्निंग और कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं काउंट करोगे। जब भी मेजर हेड बता देगा, जब भी मेन हेड बता देगा, जो सब हेड होते हैं वो क्या कर दिए जाते हैं, इग्नोर कर दिए जाते हैं। ठीक है, कैसे इग्नोर कर दिए जाते हैं, ठीक, जैसे तुम लोग पढ़ाई को इग्नोर करते हो, ये वैसे ही इग्नोर कर दिए जाने हैं। ठीक है, तो ये बात भैया एकदम ध्यान से रखना है दिमाग में बैठा के, कि जब भी मेन हेड या मेजर हेड देगा तो सब हेड्स को क्या करना है, इग्नोर कर देना है, ठीक वैसे ही जैसे आप पढ़ाई को इग्नोर कर रहे हैं। चलें आगे सर चलते हैं। आ जाओ भैया, कंपोनेंट्स ऑफ इनकम मेथड कितने थे, 3 थे। पहला कंपोनेंट क्या था और दूसरा क्या था और तीसरा क्या था। तो जो आपका सर जी पहला कंपोनेंट था उसको हम कह रहे थे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। दूसरा क्या था आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसमें 3 चीजें थी, ठीक। क्या क्या था तुम्हारा, रेंट था, इंटरेस्ट था और प्रॉफिट था। जब कोई बात बिगड़ जाए तुम मत लेना मेरा नाम, नहीं तो बात और बिगाड़ दूंगा मैं। और तीसरा क्या था, मिक्स्ड इनकम। आप जब ये तीनों इनकम्स को जोड़ते हैं, जब आप इन तीनों इनकम्स को जोड़ते हैं, ये एडिशन का सिंबल बहुत हल्का चल रहा है, जब आप इन तीनों को जोड़ते हैं, यानी कि जब आप इन तीनों को सम अप करते हैं, तो आपको जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, उस रिजल्ट को हम कहते हैं एनडीपीएफसी, और डोमेस्टिक इनकम इस देश की इनकम, राष्ट्रीय आय नहीं, इसको घरेलू आय कहा जाता है, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम कहा जाता है। यानी कि 1 + 2 + 3 = क्या आएगा, D.Y. और NDPFC आएगा। डोमेस्टिक इनकम तो पा गए मेरे दोस्त। अब क्या करना है, NDPFC हम पा चुके हैं, हमको आना कहाँ है, नेशनल इनकम पे, ठीक है। तो NDPFC से अगर आपको NNPFC यानी कि नेशनल इनकम पे आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम आने की एक ही निंजा टेक्निक है, और उस निंजा टेक्निक का नाम क्या है, NFIA। डोमेस्टिक को नेशनल करना हो, NFIA। क्या करते हैं NFIA, जोड़ते हैं कि घटाते हैं, ऐड या सब्सट्रैक्ट, हम सर जोड़ देते हैं, नेशनल इनकम आ जाता है। तो इसका मतलब इनकम मेथड तो क्वाइट ईजी है, जीडीपी निकालना, ये करना वो करना, इससे हम बच रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम सारे इनकम के कंपोनेंट को जोड़ेंगे, और सीधे जैसे ही हम सारे इनकम के कंपोनेंट को जोड़ेंगे हम पा जाएंगे सर डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम ऐड करेंगे और हम पा जाएंगे नेशनल इनकम। अब मैं फिर से अपनी बात रिमाइंड करा दूं कि NFIA जो है ये पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकता है, मगर प्लस आपको करना है। मान लो कि NFIA का रिजल्ट -120 है, तो +-120 यानी कि प्लस माइनस मिला के एंड रिजल्ट माइनस ही आना है, मगर फिर भी आपको यहाँ पे +-120 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे भैया इनकम मेथड का जो ये आपका पूरा मेजरमेंट है वो कंप्लीट हो गया। सारे कंपोनेंट को आप जोड़िए, कंपोनेंट में आपको बता दिया, सारे कंपोनेंट्स को आप जोड़िए, कंपोनेंट्स को जोड़ के आप पाएंगे डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम में आप NFIA जोड़ेंगे और आप पा जाएंगे नेशनल इनकम, ठीक है। फिर मैं आपको पुरानी बात रिमाइंड करा रहा हूं, कुछ अभी डूज और डोंट्स बाकी हैं कि कौन कौन सी चीजें डोमेस्टिक इनकम मेथड में काउंट की जाएंगी, कौन नहीं की जाएंगी। ये कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है,
जो हम एक साथ पढ़ेंगे तीनों मेथड पढ़ने के बाद, उसका एक अलग से सम डूज एंड सम डोंट्स का एक अलग से प्रॉपर वीडियो मैं आपके लिए बना के दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी इतना पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, गाना गाते रहिए। ठीक है, अब इतनी अच्छी मेरी खुद आवाज़ है कि मुझे बहुत अपने ऊपर घमंड होता है, इतनी बढ़िया भगवान ने आवाज़ दे दी है। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि सिंगर बन जाऊँ, मगर खैर। तो आप इसको नोट करिए और इन्जॉय करिए। ठीक है, तो आज की बातचीत हमारी यहीं पे ख़त्म हो रही है, और फिर हम मिलेंगे एक्सपेंडिचर मेथड के लिए। और मेक श्योर भाई कि अभी भी जिन बच्चों ने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने दोस्तों तक फैलाएं इसको। ईजी से कॉन्सेप्ट है, ईजी से मैटर है। ठीक है, बाय बाय।